इकलौती बहू। अरे मधु न जाने कहाँ मर गई। बहू ओ बहू, कांता जी ने आवाज लगाई। लेकिन मधु ने घर के सभी कामों को निपटाने के बाद नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी। और मधु ने भी सास की हर 2-4 मिनट में ऐसी आवाजों से तंग आकर मधु को उनकी आवाजें सुनने की आदत सी पड़ चुकी थी। क्योंकि मधु जरा सी नजरों के सामने से हटती तो सास कांता जी चिल्लाना शुरू कर देती। और इस बार तो आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे कोई घटना होने पर देता है। आवाज सुनते ही मधु ने घबराहट में जैसे तैसे अपने ऊपर 2-4 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़कर सीधे सास के कमरे में आई तो कांता जी बहू मधु को, अरे करम जली, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, सुनाते हुए हर रोज की तरह फिर से चिल्लाए। कौन सा काम माँ जी? मधु ने डरते हुए धीरे आवाज में पूछा। अरे करम जली, हुआ क्या है? दिखता नहीं ये कमरे में पानी पड़ा है। आज तूने इस कमरे में पोछा क्यों नहीं लगाया? इस पानी से कहीं मैं फिसल कर गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती, कांता जी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, मधु ने धीरे से कहा। अच्छा, तो ये पानी क्या ऊपर छत से आ गया यहाँ पर? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, जो ऐसी लड़की पर मेरे बेटा लट्टू हो गया, जो इसी के इशारे से नाचता रहता है। न जाने कहां कहां से, बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने मधु से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मधु को पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ कर दिया था, और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिराए हुए पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी कि अब सास की चिल्लाहट भरी आवाज न जाने किस काम के लिए आ जाए। क्योंकि मधु के लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। मधु जब से शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के दफ्तर जाते ही सासू जी मधु को इसी तरह से परेशान करती थी। वो अपनी बहू मधु की किसी न किसी बात पर बस एक बहाना बना ही लेती, क्योंकि कांता जी तो बहाने बनाने की कला में माहिर थी। इस हर रोज की किचकिच की वजह से मधु अक्सर नजर आने लगी थी। बहू मधु भी कुछ पति के प्यार और कुछ सास की उम्र का लिहाजा। वह घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त किए जा रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के अस्तित्व में इतना परिवर्तन कब और कैसे आ गया। यहाँ तक कि उसको यह भी याद नहीं रहा कि कब उसके अपने घर में उसके अपने माँ बाप ने उसे कभी इतनी ऊंचे सुर में बात की थी या नहीं। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सब लड़कियों में से सबसे आगे खड़ी हो जाती थी। किसी के भी इंसाफ के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने आत्मसम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के दफ्तर से आने पर बहुत सारी बातें बता देने का मन होता था, और मधु ने 1-2 बार कहा भी था, लेकिन थके होने की वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द नहीं सुन सकते। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने बहू से बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था, उनके तेवर बदल जाते थे। इसलिए उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कर सकता है। कांता देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में और किसी दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने पर उसकी उम्मीदों और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता।
उसे दहेज में दी हुई हर चीज कम ही नजर आती है। और मधु के ससुराल में आते ही सबसे पहले कांता जी ने घर की खुशहालियों की छुट्टी कर दी। और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के पहले ही उसके हिस्से के कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके गले लगा दिए गए। और कांता देवी ने कभी भी बहू मधु को एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा। मधु की कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। उसके साथ रोज कोई ना कोई एक नया झमेला आ ही जाता, और वो भी रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती रहती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर उसे बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, और सास कांता जी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। और मधु झाड़ू लगाते हुए उसके पास जैसे ही पहुंचती है, उसने बिना कुछ देखे बहू को अनायास ही एक जोर से लात मारी और चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे कमबख्त, तुझे कुछ अक्ल भी है, या वो भी घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। इस समय ही तुझे मेरे कमरे में झाड़ू लगाना था। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है? दोस्तों, ये कांता जी का आज का नया बहाना था अपनी इकलौती बहू मधु को तंग करने का, जबकि घर में हर रोज ऐसे ही कामों को किया जाता था और पहले कभी भी ऐसी एलर्जी वाली कोई बात नहीं हुई थी। फिर मधु भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभाल कर घर के कामकाज किया करती। कई दिनों से कांता जी का अपने बहू मधु के प्रति ऐसा ही व्यवहार चलता रहा, और मधु भी घर की शांति कहीं उसके प्रति भंग ना हो जाए, इसलिए वो अपनी सास कांता जी की इस तरह के कटु व्यवहार को सहन करने की उसे आदत भी पड़ चुकी थी। एक दिन बहू मधु को कांता जी के द्वारा बताए हुए काम की जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा मधु झुकी, ना जाने किस आवेश में कांता जी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती उसका सिर सामने की दीवार से जोर से टकराया और मधु तुरंत वही गिर पड़ी। कांता जी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि कांता जी ने उसे फिर से ठोकर मारा और सिर दोबारा दीवार से जा टकराया, और इस बार बहू नहीं उठ सकी, वो वही बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कांता जी घबराकर बड़ी हैरानी में तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फोन लगाया, और फिर मधु के पति अतुल ने उसे तत्काल ही घर से हॉस्पिटल ले गया। बहू और बेटे अतुल के साथ साथ कांता भी हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में मधु को एडमिट कराते के समय भी कांता जी बेटे के सामने ही घबराहट में बड़बड़ाए जा रही थी कि मुझे सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, यह सब इसका नाटक है तुझे और मुझे तंग करने का, जिससे घर में इसे कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूं तो उसका बेटा काफी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज मां के ऐसे व्यंग सुनकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। अतुल ने मधु के इलाज के खातिर शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से मधु के सिर में लगे चोट का चेकअप व सीटी स्कैन करवाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से मधु पहले तो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, समय बहुत बलवान होता और सच्चाई सामने आ ही जाती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर अतुल को उसकी पत्नी मधु के प्रति
कांता जी के बुरे बर्ताव और उसके साथ किए बुरे व्यवहार की बातें सामने आने लगी, जिसमें कांता जी के बेटे अतुल का भी नाम आ ही जाता था। और जब मोहल्ले के लोगों के द्वारा मधु की यादों को लेकर बातें कुछ ज्यादा बढ़ने लगी, तो उनसे तंग आकर एक दिन कांता देवी के इकलौते बेटे अतुल ने भी सुसाइड करके इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता है। कांता देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही, और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाजें सुनाई पड़ती थी कि अरे कलमुही कहाँ मर गई, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, चल जल्दी आजा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा लगा दे। और फिर उसी समय में रोते हुए उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी कि बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं किया उसने। और फिर बड़बड़ाते हुए कहती मेरी बहू अभी हॉस्पिटल में है, अभी चल रहा है, मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना। मेरे बेटा अतुल भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए, अब मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। और कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को कुछ मामूली से दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि कांता देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस वीरान जैसे घर को देखने वाला कोई भी नहीं बचा था। दोस्तों, यह घटना एक वास्तविक घटना है। हमने तो केवल इस कहानी में केवल पात्रों के नाम व स्थान को बदल दिया है। दोस्तों, कहानी के नीचे आप अपने कमेंट्स में आप हमें अपने सुझावों के बारे में लिख सकते हैं, जिससे हम अपने मित्रों की मदद कर सकें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूकता, प्रेरणा और किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज में किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची व जीवन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे A1 गरिमा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हम जब भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।